हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ वन लाइन ईयर क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। जो पूरा पाषाण युग के मानव थे, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, उनके द्वारा प्रथम आविष्कार किया गया क्या था, तो आग का। पहली बार उसने किसका आविष्कार किया था, आग, यानी कि आग का जो आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण युग में हुआ था। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है, तो सर्वाधिक जो चित्रांकन हुआ है ये पशुओं का हुआ है। मनुष्य ने कपास व ऊन कतरने की और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी, तो ये सीखी थी नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था और कृषि के भी आविष्कार हुआ था, यानी कृषि करने के लिए जो मानव था वह सीख गए थे। और ऊन काटने और कपड़ा बनाने का कला किस युग में मनुष्य सीखे थे, तो नवपाषाण युग में। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की, मध्य पाषाण युग में मानव ने तांबे की खोज की थी। आदि मानव ने सर्वप्रथम पहले किस पशु को पालतू बनाया था, तो पहले कुत्ता जानवर को पालतू बनाया था। प्रयाग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। आगे देखेंगे, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कभी ना कभी हर एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए देखते हैं। ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है, तो ये हुआ है पशुओं का। ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया था, तो ये कांसा। ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया, तो कांसा। और कांसा किसका मिश्र धातु है, तांबा और टीन का। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है, तो ये निर्धारित की गई है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं 2500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक देता है। ये जो तिथि है सभी विद्वान ने अपने अपने मत दिए थे। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख कहेगा पूरा स्थल क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल कहेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। किस हड़प्पा पूरा स्थल से नक्शीदार कच्चे ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा से। और कालीबंगा से ही जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो कि घग्गर नदी किनारे ये राजस्थान में है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, तो जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी वो था स्नानागार। अन्नागार नहीं था, वो क्या था, स्नानागार था। और ये कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है उसमें से सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर किसे माना गया है, तो ये माना गया है धौलावीरा को। और ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। या धौलावीरा ये 3 भागों में विभक्त किया गया, यानी कि ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में विभक्त है। और यहाँ से कहेगा तो जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त है। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था, हड़प्पा वासियों के मुख्य पेशा कहेगा तो शिल्पकारी था। किस हड़प्पा पूरा स्थल से गोदी, जिसे डाकवाड़ का प्रमाण मिला है, गोदी यानी कि जिसे डाकवाड़ कहा गया, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये मिला है लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल स्थित है भोगवा नदी पे। कहाँ पे, तो गुजरात में। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था, तो गेहूँ और जौ था। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज कहेगा तो जौ और गेहूँ हो जाएगा। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा से। कांसे के बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है, तो ये मिलती है मुहरों से। हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि के विषय में जानकारी मिलती है ये मिलती है मुहरों से। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी, हड़प्पा वासी की जो लिपि थी ये थी भाव चित्रात्मक।
हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये मात्र देवी की। हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी उपासना करते थे? तो मात्र देवी के। हड़प्पा वासियों का पवित्रतम जो वृक्ष था, यानी कि पवित्र वृक्ष कौन सा था? तो पीपल। हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो कुबड़ वाले जो सांड होते थे उनको पवित्र मानते थे। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो हड़प्पा जो समाज था मात्र सतात्मक था। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो ये की गई थी रोपड़ को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल खोजा गया है, ये खोजा गया है गुजरात राज्य से। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहेगा तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा के कहेगा स्थल कौन सी है? तो राखीगढ़ी हो जाएगी। और वही विश्व में कहेगा हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो विश्व में हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखलिस्तान के उपनाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता था, या नखलिस्तान के उपनाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो ये माना जाता है कांस्य युग की सभ्यता। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोथल को। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? तो सर जॉन मार्शल ने। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। और इसका कार्यकाल कहेगा तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कब से कब तक काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? तो वही हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व ईस्वी को माना गया है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहेगा तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? वैदिक कालीन जो भारत के निवासी थे उन्हें आर्य कहा जाता था। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो ये था मध्य एशिया। और ये किसका कथन है कि आर्यों का जो मूल निवास था ये मध्य एशिया था? तो ये कथन है मैक्स मूलर का। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ये मिलती है ऋग्वेद से। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है ये मिलती है ऋग्वेद से। आर्य की जो भाषा थी ये क्या थी? संस्कृत थी। और आर्य जो था, आर्यों पीने के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो सोमरस का। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? भारत जो आने वाले आर्य थे उन्हें इंडो आर्य कहा गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य जो थे भारत में पहले पंजाब में बसे थे। वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ये थे इंद्र। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं का रचना किया गया है। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती नदी को। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ को क्या कहते थे? अश्वमेध यज्ञ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कहेगा कितनी थी? तो 16 थी। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख कहेगा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन धर्म का कहेगा भगवती सूत्र में। आगे देखेंगे, मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो ये था बृहद्रथ।
महाभारतकालीन जरासंध किसका पुत्र था? जरासंध कहेगा तो ये हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा। महाभारतकालीन जो जरासंध किसका पुत्र था? तो ये बृहद्रथ का पुत्र था। ये जो क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो बृहद्रथ नहीं होगा। बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश के अंतिम शासक था। और मगध के सबसे प्राचीन वंश कहेगा तो ये हो जाएगा हर्यक वंश, जिसका संस्थापक कहेगा तो बिंबिसार हो जाएंगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो आ ही गया, हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? बिंबिसार मगध के गद्दी पर बैठा था 545 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण करके वहाँ अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार का समकालीन राज्य वैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था तो ये हो जाएंगे जीवक। बिंबिसार के जो समकालीन राज्य वैद्य थे जीवक, उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अगात शत्रु के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो कुणिक को अगात शत्रु के उपनाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, अगातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये किए थे पाटलिपुत्र में। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना तो ये हो जाएंगे नागदशक। और जो हर्यक वंश के अंतिम शासक भी कहेगा तो नागदशक थे। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित किया? तो ये स्थानांतरित किया था वैशाली। नंद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? महापद नंद को नंद वंश के संस्थापक माना जाता है। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घानानंद थे। घानानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? जो घानानंद के शासन काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? सिकंदर का। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। घानानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कहेगा कौन सा हो जाएगा? शिशुनाग वंश। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कहेगा कौन सा था? शिशुनाग वंश। मगध पर कितने वंश शासन किए थे? तो 5। पहला हो जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और उसके बाद शुंग वंश। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का कहेगा अन्य नाम क्या था? तो कुसुमपुर या उपनाम भी कह सकते हैं। राजगिरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? मगध साम्राज्य जो था इसका सर्वाधिक विकास किया था महापद्म नंद ने। मगध साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद ने किए थे, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के राज्य वैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो ये लिए था तक्षशिला से। सिकंदर का जन्म कब हुआ था और किसका? सिकंदर का जन्म जो था कब हुआ था और वह किसका पुत्र था? सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में और सिकंदर के पिता का नाम कहेगा तो फिलिप द्वितीय था। आगे देखेंगे, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कहेगा तो सेलेकस निकोटर हो जाएगा और जल सेनापति कहेगा तो निर्याकस हो जाएंगे। जल सेनापति कौन थे इनका? तो निर्याकस। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हाइडेस्पिच का युद्ध। और ये किस नदी पर हुआ था? तो झेलम नदी पे, जिसका प्राचीन नाम कहेगा तो बीतस्ता हो जाएगा। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे एरियन। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है और इसके लेखक कौन है? मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए इंडिका जो पुस्तक है ये विशेष है और इसका रचना जो किए थे मेगास्थनीज किए थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था और उसकी माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में और इनकी माता के नाम कहेगा तो मुर्रा हो जाएगा।
चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया था? तो ये किए थे चाणक्य ने। सेल्यूकस निकोटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया था? तो ये राजदूत था उनका मेगास्थनीज। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार लिया था? तो ये स्वीकारे थे जैन धर्म। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण से हुई? तो इनका मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में और उपवास के कारण हुआ था। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कहेगा कब बैठा था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी था और कहे गया तो अशोक के पिता भी था। बिंदुसार मगध के गद्दी पर बैठा था 298 ईसा पूर्व में। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अमित्रघात को। अमित्रघात की उपाधि बिंदुसार ने धारण की थी। बिंदुसार के उपनाम कहेगा तो अमित्रघात हो जाएगा और अजातशत्रु के उपनाम कहेगा तो कुणिक हो जाएगा। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहसेन। और वही वायु पुराण में कहेगा तो भद्रसार कहा गया था। आगे देखेंगे, बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये हो जाएगा आजीवक संप्रदाय का। और आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल भी थे। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवनाम प्रिय का, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। सिंहली ग्रंथ और दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। सिंहली ग्रंथ और दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया है। आगे देखेंगे, अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो ये मिलता है मास्की और गुर्जरा से। मास्की अभिलेख कहेगा कहाँ है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा और गुर्जरा अभिलेख स्थित है आंध्र प्रदेश में। अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? भाषा कहेगा तो ये पाली हो जाएगा। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया था? ब्राह्मणी लिपि का। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ और यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में और ये अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद हुआ। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और वह कहाँ का रहने वाला था? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे वो गुरु थे उपगुप्त और इनका एक संबंध कहाँ से था? तो मथुरा से। आगे देखेंगे, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और कहाँ किया गया था? अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। अशोक की मृत्यु कहेगा कब हुई थी? तो 332 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य शासक कहेगा कौन थे? तो बृहद्रथ थे। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशोक के जो अभिलेख था उसे बांटा गया है 3 भाग में, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख की संख्या कहेगा तो 14 हो जाएगा और स्तंभ लेख की संख्या कहेगा तो 7 हो जाएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख व स्तंभ लेख किस भाषा में और किस लिपि में लिखा गया है? भाषा कहेगा तो प्राकृत भाषा में, लिपि कहेगा तो ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी और कब किसके द्वारा हुआ था? अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम गिरनार शिलालेख की खोज हुआ था 1822 ईस्वी में और किए थे कौन? तो कैप्टन लोटोड। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कहेगा तो चाणक्य हो जाएंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कहेगा तो तक्षशिला हो जाएगा। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है?
मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? तो ये हो जाएगा पुस्तक इंडिका। यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य भी कहा गया। और इससे कहेगा बराबरी के विदेशी पुस्तक कौन सा है? तो इंडिका हो जाएगा। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। अशोक कहेगा माता का नाम क्या था? अशोक के माता का नाम हो जाएगा सुब्रदांगी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कब तथा किसके द्वारा मगध में शुंग वंश की स्थापना की गई थी? बोल रहा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहदत्त थे उनकी हत्या कब की गई और किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की? तो उनकी हत्या हुई थी 187 ईसा पूर्व में। और कौन किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? तो ये थे पंतजलि। और पंतजलि कहेगा किसके प्रवक्तक थे? तो योग दर्शन का। किसने कौण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? तो कौण वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, उनकी हत्या करवाए थे सातवाहन वंश के जो शासक थे, जिन्हें सातवाहन वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, वो करवाए थे, जिनका नाम था सीमुख। कौण वंश के संस्थापक कहेगा तो वासुदेव हो जाएंगे। अंतिम शासक कहेगा तो सुशर्मा हो जाएंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख थे। और पहली बार सिक्का जारी करने वाला कहेगा वंश कौन था? तो सातवाहन वंश। शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राज्य भाषा घोषित किया था? तो ये हो जाएगा संस्कृत। शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक व सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? तो ये हो जाएगा विदिशा। और शुंग वंश की राजधानी भी कहेगा तो विदिशा हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्रों जिन्हें मनुस्मृति की रचना की, तो हो जाएंगे मनु। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य या टीका लिखा, तो ये हो जाएंगे पंतजलि। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है मनुस्मृति से। मनुस्मृति के क्वेश्चन आता है कि रचना किस काल में की गई थी? तो शुंग काल में। कौण वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कहेगा तो हर्षचरित हो जाएगा, जिसका लेखक कहेगा तो बाणभट्ट थे। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो यह ब्राह्मणी लिपि था। आगे देखेंगे, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। किस ग्रंथ में सातवाहनों को मलेच्छ कहा गया? तो ये कहा गया है महाभारत में। महाभारत की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास। महाभारत की युद्ध चला था कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक। और सबसे बड़ा कहेगा विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत ही हो जाएगा। यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? तो ये हो जाएगा गांधार शैली का। सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है और इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ का अभिलेख। और इससे पहले जो अभिलेख था ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो कुजुल कटफिशिस हो जाएंगे। कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किए? तो ये किए थे 78 ईस्वी में और इसका नाम कहेगा तो शक संवत था। कनिष्क प्रथम ने अपने राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहते थे। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा था ये उसके अनुयायी थे। कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था? कनिष्क प्रथम का राजकवि कहेगा तो अश्वघोष थे। कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे ये कौन थे? ये नागार्जुन थे। नागार्जुन, अश्वघोष ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत के आइंस्टीन कहेगा किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को कहते हैं। आगे देखेंगे, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? तो ये गांधार कला और मथुरा कला का जो विकास हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। गांधार कला का मुख्य केंद्र कहेगा कहाँ था? तो ये हो जाएगा पेशावर।
गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र। बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। और बुद्ध चरित्र के लेखक कहेगा तो ये किए थे, बुद्ध चरित्र की रचना किए थे अश्व घोष। बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को, और बुद्ध चरित्र के लेखक कहेगा तो ये हो जाएंगे अश्व घोष। अश्व घोष के गुरु कौन थे? तो ये थे वसुमित्र। बौद्ध धर्म का 20वें कोश किस ग्रंथ को कहा गया? बौद्ध धर्म का 20वें कोश कहा गया है महाविभाषी सूत्र को। महाविभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का 20वें कोश कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा जाता है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह कहेगा तो चरक को कहा जाता है। और वैसे कहेगा चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। या भारतीय चिकित्सा विज्ञान के पिता या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पिता कहेगा तो चरक हो जाएंगे। आगे देखेंगे, चरक कहेगा किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। गुप्त साम्राज्य के कहेगा संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। वास्तविक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएंगे महाराज का। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये महाराजा धीराज का उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कहेगा कौन बने? तो समुद्रगुप्त बने थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इन्होंने कविराज की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमा द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? ये थी पाटलिपुत्र। हुणों के पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य का। गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ग्राम। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहेगा उद्योग कौन सा था? तो ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और कल एडिटोरिया का वीडियो आएगा जो कि 5000 एडिटोरिया है उसका कल आएगा। और इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर लें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।